नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक वीडियो लेकर के। पिछले वीडियो में आपने जो प्यार दिया, जो साथ आपका सहयोग मिला है मेरे को, उसको देखते हुए एक बार फिर मैंने नया वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इस बार भी आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और बहुत ही एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाया है इस बार मैंने। प्रस्तावना पे ही अक्सर लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन ये कंपाइल करने की कोशिश की है मैंने। इस वीडियो में हमें देखेंगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना को लेकर के, उनके ऊपर की वीडियो है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, आप देखते रहिए। पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में देखा था कि हमने कहा था कि संविधान भारत में सर्वोच्च शक्तिशाली है, लेकिन सर्वोच्च शक्तिशाली संविधान को बनाता कौन है? कौन बनाता है? भारत की जनता। हम लोग संविधान को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में दिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान, संसद, तो ऑप्शन में संविधान है, तो सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली है संविधान। आपका सही आंसर होना चाहिए संविधान। लेकिन अगर ऑप्शन में जनता भी दी हुई हो तो सबसे शक्तिशाली है जनता, क्योंकि संविधान को शक्तिशाली बना रही है भारत की जनता। हम भारत के लोग, पिछली वीडियो में देखा था हमने, प्रस्तावना की पहली पंक्ति है कि हम भारत के लोग। और वैसे ये पंक्ति हमने अमेरिका के संविधान से ली है। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हम भारत के लोग, ऐसा अमेरिका के संविधान में कि हम अमेरिका के लोग, तो उन्होंने ये वहाँ से लिया। इसका मतलब ये कि संप्रभुता जनता में निहित है। भारत की जनता संविधान को सर्वोच्च बना रही है। जनता सबसे शक्तिशाली है भारत में। फिर हमने देखा था कि प्रस्तावना कहती है कि हमें भारत देश को कैसा बनाना है। प्रस्तावना में संविधान के आदर्श हैं, संविधान का सार है प्रस्तावना। तो ये भारत के लिए क्या क्या आदर्श बना रहे हैं कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाना है। ये क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनको ऊपर नीचे अव्यवस्थित रूप से देके कि इनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसा प्रस्तावना में दिया गया है। और ऐसा आया हुआ भी है, पिछले कई एग्जाम्स में ऐसा आ चुका है। तो ये क्रम हमेशा याद रखना है, इसी क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, लोकतांत्रिक, गणराज्य। फिर हमने देखा था कि न्याय की बात हुई है प्रस्तावना में। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखा था हमने पिछले वीडियो में कि प्रस्तावना कहती है कि भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनके बारे में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने देखा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। फिर हमने देखा था कि समानता की बात हुई है प्रस्तावना में। प्रस्तावना कहती है कि भारत की जनता को संविधान समान मानता है। प्रत्येक नागरिक संविधान की दृष्टि में समान है। तो कैसी समानता? 2 प्रकार की समानता भारत के नागरिकों को मिलती है। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ये 2 समानताएं हैं भारत के नागरिकों के पास। फिर बंधुता के बारे में बताया गया प्रस्तावना में। बंधुता कि भारत के लोगों में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। 2 प्रकार की बंधुता याद रखना, व्यक्ति की गरिमा को लेकर के, राष्ट्र की एकता और अखंडता। फिर से देखेंगे कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसी क्रम में, ये क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरी है राष्ट्र की एकता और अखंडता। स्वतंत्रता की बात हुई थी कि भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता है, कि भारत एक खुद एक स्वतंत्र देश है। कैसी स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है भारतीय संविधान में। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, कैसे भी विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करना है हमें, लिख करके, पेंटिंग के माध्यम से, बोल करके, मैसेज भेज करके। विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, और इस बार भी आप देख लो। ये क्रम, ये भी ऐसा ही क्रम है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जब प्रस्तावना पढ़ी थी हमने, तो उसमें इसी क्रम में लिखा हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अब हम देखते, कई बार एक
एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कथन के बारे में, कई जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए इतिहास में उन्होंने बातें कही हुई होती, तो उसको लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रस्तावना के बारे में ये बात किसने कही थी। ऐसा ही एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये राजस्थान की कई परीक्षाओं में, RPSC की परीक्षाओं में, चयन बोर्ड की एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई बार। देखते हैं, ये कथन है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली क्या होती है? आजकल, पहले तो लोग नहीं बनाते थे, लेकिन आजकल लोग जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म कुंडली जरूर बनवाते हैं। जन्म कुंडली से क्या पता चलता है? जन्म कुंडली से हम देखते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, वो आगे चल कर कैसा व्यापार करेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। आप सब भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है कि भारत का संविधान कैसे कार्य करेगा, भारत का संविधान कैसा होगा, इस बारे में भारत की प्रस्तावना बताती है। ये प्रस्तावना बताती है कि भारतीय संविधान का भविष्य कैसा है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत गणराज्य बनेगा, तो भारत निश्चित तौर पर गणराज्य है, इसलिए इसको जन्म कुंडली कहा गया है। प्रस्तावना में है कि भारत के लोगों के पास ये स्वतंत्रता है, ऐसा संविधान में है, और आज हमारे पास ऐसी स्वतंत्रता है आज़ादी के 70 साल बाद भी। इसलिए किसने कहा था? KM मुंशी का कथन है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। ये बताता है कि भारतीय संविधान के दर्शन क्या क्या होगा। अगला कथन है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा क्या होती है? हम जीवित शरीर हैं, हमारे अंदर आत्मा है। हमारे अंदर आत्मा नहीं होगी तो निर्जीव निष्प्राण हो जाएंगे। वैसे ही संविधान की आत्मा प्रस्तावना है कि अगर प्रस्तावना नहीं होगी, आत्मा नहीं होगी, तो संविधान निष्प्राण हो सकता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। ये ध्यान रखने का। इसी संदर्भ में मैंने आगे नोट लगा करके लिखा है, आप लोग भी नोट कर लेना अपनी स्पाइरल में इसको, कि ऐसा ही संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है। किसको कहा है? उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। पहले हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा? इसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे भारतीय संविधान को लेकर के। इनके नेतृत्व में प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। काफी महत्वपूर्ण कार्य था और कई इनके विचार थे स्वतंत्रता न्याय को लेकर के जो काफी महत्वपूर्ण थे। हम इसके बारे में आगे कभी वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावना को लेकर के कुछ निर्णय दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण केस हुए हैं, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी UGC नेट JRF का एग्जाम हुआ था मार्च में, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि बेरोबारी वाद कब हुआ था। बेरोबारी वाद 1960 का था। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ ये बेरोबारी के। बेरोबारी एक जगह थी जो विभाजन के समय डिसाइड हुआ था कि ये बेरोबारी पश्चिमी बंगाल में है। वैसे उस समय था, आज नहीं। तो ये बेरोबारी हम भारत के लोग जो थे, भारत सरकार जो है ये पाकिस्तान को हैंड ओवर करना था। उसमें पूर्वी पाकिस्तान का, जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उसको देना था। तो एकता और अखंडता कही गई है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो कुछ लोगों ने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में अखंडता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अखंडता का क्या मतलब है, कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो फिर हम अखंडता की बात करते हैं तो भारत देश को तोड़ कैसे सकते हैं। तो ये एक ऐसा केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था बेरोबारी केस में, जो कि 1960 का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किया जा सकता है ऐसा। फिर एक महत्वपूर्ण केस था केशवानंद भारती केस, 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस था।
ये आज तक की भारत की जो जुडिशियल हिस्ट्री है, जो न्यायिक इतिहास है 70 साल का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण केस है ये केशवानंद भारती केस। इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी थी आज तक के भारत के न्यायिक इतिहास की। 13 जजों की बेंच थी इसमें। आज तक किसी भी केस में 13 जजों की बेंच नहीं बैठी है इस केस के अलावा। और इसमें बहुमत से फैसला आया था, 7-6 के बहुमत से। खैर, इसके बारे में, ये वैसे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, वैसे मैं पूरी पॉलिटी करवाने वाला हूँ आपको यहाँ पे, चिंता मत करिए, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में पूरी डिटेल से। लेकिन जो प्रस्तावना से जुड़ी हुई बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहला वाला फैसला था बेरोबारी वादिका कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसको उलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती केस में 1973 में। तो फिर क्या संशोधन हुआ? अब आप पूछोगे कि सर संशोधन क्या हुआ था, कौन से संविधान संशोधन में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और वैसे भी इस संविधान संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है। बहुत से इसमें चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए थे, संशोधन किए गए थे। तो इसमें प्रस्तावना को लेकर के क्या संशोधन होता है 42वें संविधान संशोधन में, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है? इसमें समाजवाद जो हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि समाजवादी बनाना है भारत को। जब मूल संविधान बना था, जब भारत आज़ाद हुआ था, मूल संविधान बना था, हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, अंगीकृत किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। याद है आपको? पिछले वीडियो में बताया था मैंने। हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, वो क्रम भी याद रखना है, भूल मत जाना इसको। समाजवाद, 3 शब्द जोड़े थे हमने 42वें संविधान संशोधन में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब जैसे हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भारतीय संविधान इन 3 चीज़ों की बात करता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमें कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई है? तो ये हमें नहीं, पूरे विश्व को प्रेरणा प्राप्त हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। विश्व प्रसिद्ध क्रांति है। इस क्रांति ने 3 बातें बताई थी विश्व को, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये 3 आदर्श विश्व ने फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण किए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमें रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपने यहाँ पढ़ा कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, जो कि व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। फिर एक आखिर में बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुआ है? अरे बोलो भाई, 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। ये था आज का वीडियो साथियों। अगले वीडियो में हम संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में कितने भाग हैं, कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो वो सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे भी वैसे पूरी पॉलिटी करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के बारे में जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पिछले आरपीएससी के जो पेपर्स हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चयन बोर्ड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आ सकते हैं हमारे आरपीएससी में, वो मैं कंपाइल करके आपको एक दिन ज़रूर करवाऊँगा यहाँ पर। तो अपना साथ बनाए रखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।